गाइस, स्टोरी में दिखाई गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। अक्षत आनंद जिंदा है। प्रीकैप। अपनी जॉब तुम्हें प्यारी है। ये जॉब नहीं भी करेगी तो इसका हस्बैंड करोड़पति है। तुम अपना सोच लो। आर्यमन ने तेजी नजर से पनाह को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो आर्यमन की साइड आकर खड़े होते हुए बोली, मुझे अपनी जॉब प्यारी है, हस्बैंड करोड़पति है, मैं नहीं। दिल्ली, आज एम्पायर। सुबह का वक्त। आर्यमन सबके बीच से होते हुए अपने कैबिन में जा रहा था और सब उसे देखकर ग्रीट करते हुए खड़े हो रहे थे और वापस बैठ रहे थे। अचानक चलते चलते आर्यमन को रियलाइज हुआ कि उसके सामने खड़े होकर बैठने के बाद भी सारे एम्प्लॉयज वापस खड़े हो रहे थे। आर्यमन ने पलट कर देखा तो पनाह अपने बैग में कुछ ढूंढते ढूंढते उसके पीछे चल रही थी। आर्यमन समझ गया सब पनाह को देखकर खड़े हो रहे थे। वो पनाह को देखने लगा और पनाह जिसका ध्यान था ही नहीं, वो चलते चलते जाकर सीधा आर्यमन के सीने से जा टकराई। बेचारी। उसने तुरंत अपने सिर पर हाथ रख लिया और सिर उठाकर देखा तो सामने आर्यमन खड़ा था। पनाह को समझ नहीं आया वो ऐसे बीच में क्यों खड़ा है। उसने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए इशारे से ही उससे पूछा तो आर्यमन ने बाकी सबकी तरफ नजर घुमाई और फिर वापस पनाह को देखते हुए ऊंची आवाज में बोला, ये मेरी बीवी है पर मेरे घर पर है। यहाँ ये सिर्फ एक इंटर्न है और कुछ नहीं। तो इसे मैम, मैडम या सीईओ वाली ट्रीटमेंट कोई नहीं देगा। इनफैक्ट अच्छे से काम करवाओ, मेहनत करवाओ ताकि ये सीईओ वाली ट्रीटमेंट के काबिल बने। सो क्लियर। बेचारी पनाह। उसका मुंह बन गया। उसने इधर उधर देखा तो सब मुस्कुरा रहे थे। पनाह समझ गई उसकी बैंड बजाने वाली है। आर्यमन अपने कैबिन में चल दिया और जाते जाते बोल गया, आदर, जोगी एंड मिस खुराना कैबिन में आइए। वो चला गया और जोगी, आदर और पनाह एक दूसरे को देखने लगे। भला उन्होंने क्या किया था जो पहले ही दिन सीईओ ने अपने कैबिन में बुला लिया था। तीनों चुपचाप कैबिन में चले आए। सामने आर्यमन खड़ा था और तीनों उसके सामने जाकर खड़े हो गए तो आर्यमन ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुम तीनों के लिए मेरे पास एक काम है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आर्यमन को सवालिया नजरों से देखा तो आर्यमन ने बिना किसी भाव के सीरियल टोन में पूछा, अक्षत आनंद का नाम सुना है? आदर ने कुछ सोचते हुए कहा, वही, जिसके मर्डर के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया गया था। आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया और वैसे ही बोला, और तुम तीनों को उसे ढूंढना है। अब ये हैरान कर देने वाला था। तीनों एक साथ में ही बोले, मरे हुए को? जोगी ने भी जल्दी से कहा, सर वो मर चुका है, हम उसे कैसे ढूंढे? जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा फिर। उसकी बात सुन आर्यमन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, दुनिया में ढूंढना है। अब तीनों चुप हो गए तो आर्यमन ने फिर कहा, अक्षत आनंद जिंदा है। आर्यमन की बात सुन पनाह ने आदर की तरफ देखते हुए कहा, पर अगर अक्षत आनंद जिंदा है तो वो कौन था जो मरा? आर्यमन ने अपनी पीठ टेबल से लगाते हुए और एक एविल स्माइल के साथ पनाह को देखते हुए कहा, अब ये तो तुम लोगों को पता लगाना है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे और आदर ने कहा, पर हम ही क्यों? और भी तो लोग हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, फिर हम ही क्यों? आर्यमन ने चुटकी बजाकर उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, गुड क्वेश्चन। और फिर रुक कर बोला, तुम तीनों नए हो कंपनी में, इसलिए तुम तीनों को ही नहीं पता कि यहाँ कौन कैसे काम करता है या कौन अच्छा और कौन बुरा है। और मैं जिसे ढूंढने को बोल रहा हूँ वो कोई भी हो सकता है। तुम तीन ही ऐसे हो जो इन सब में शामिल नहीं हो, क्योंकि अभी अभी कंपनी में आए हो, इसलिए सिर्फ तुम तीनों ही मेरा ये काम कर सकते हो, समझे? आदर के पास अब बोलने को कुछ नहीं था। वो 2 पल रुका और बोला, पर अगर हमें ये काम ना करना हो तो? हम मना कर दे तो? आर्यमन के चेहरे पर उसकी बात सुन एक एविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ जेब में डाले और आदर के सामने आकर खड़े होते हुए बोला, तो इंटर्न के तौर पर अपने पहले ही काम में फेल हो जाओगे और मेरी दया से शायद तुम्हें कोई भी अभी भी जॉब पर ना रखे, तुम्हारा करियर बनाने से पहले ही बर्बाद हो जाए। आदर और आर्यमन दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर आर्यमन जाकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, और ये तुम तीनों के साथ हो सकता है, इसलिए सोच लो क्या करना है। पनाह ने उसे 2 पल को घूरा और बोली, सोच लो क्या होता है, कोई और ऑप्शन छोड़ा है जो ना बोले? आर्यमन ने पनाह की तरफ देखकर ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे वो यही सुनना चाहता था, और उन दोनों को ऐसे देख आदर ने जोगी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं बोलना? जोगी ने ना में सिर हिलाया और खुश होते हुए बोला, मुझे तो हीरो बनने का बचपन से शौक है, और ये काम सुनकर तो लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने भेजा जा रहा है हमको। मैं तो तैयार हूँ। अब आदर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानता था पनाह मना नहीं करने वाली और जोगी भी हाँ बोल ही चुका था। तो आदर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, फाइन, मैं भी रेडी हूँ, पर हम शुरू कहाँ से करेंगे? हर एक पर नजर रखकर हर एक का पीछा तो नहीं कर सकते। समझ कैसे आएगा कि वो कौन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और क्यों? उसकी बात सुन आर्यमन मुस्कुराया और बोला, इन दोनों से ज्यादा दिमाग है तुम में। और जोगी और पनाह दोनों ने आर्यमन को घूरा, पर वो दोनों को इग्नोर करते हुए बोला,
कहाँ से शुरू करना है और किस पर ध्यान देना है, ये जानने के लिए उस रात के बारे में जानना पड़ेगा। मैं फुटेज देख रहा था यहाँ कैबिन से। फ्लैशबैक। उस रात आर्यमन यही कैबिन में बैठा फुटेज देख रहा था और अचानक कैमरे में उसने एक आदमी को देखा। आर्यमन ने जरा जूम करके देखा तो उसे एहसास हुआ कि इस इंसान को उसने एमी के किसी इंटरव्यू में देखा। तो वो खुद में ही बुदबुदाया, ये यहाँ क्या कर रहा है। आर्यमन ने देखा वो किसी से बात कर रहा था और सामने खड़ा इंसान जिसकी शक्ल देखना मुश्किल था क्योंकि सारी लाइट्स ऑफ थी। आर्यमन ने दूसरे कैमरा से और कैमरा के दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की पर उस इंसान की शक्ल देखना या उस इंसान को देख पाना मुश्किल था। आर्यमन को जब पता नहीं चला कि सामने कौन है तो आखिरकार वो खुद ही उठकर बाहर चला गया और वहीं चला आया जहां उसने उस आदमी को देखा था। आर्यमन ने दूर से ही देखा, बस एक हाथ देखा जा सकता था और उस हाथ में कोई पेनड्राइव थी। वो हाथ किसका था समझ नहीं आ रहा था। आर्यमन धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ गया, पर जैसे ही उस आदमी ने आर्यमन को देखा वो एक भी पल गनवाए बिना वहां से भागा। आर्यमन इससे पहले कि कुछ समझ पाता वो आदमी वहां से काफी दूर चला गया था। आर्यमन को इस वक्त उसके पीछे जाना सही नहीं लगा। वो उस हाथ वाले इंसान को ढूंढने लगा जिसका उसने हाथ देखा था। आर्यमन ने यहाँ वहां देखा पर उसे कोई नहीं दिखा और अचानक ही किसी ने पीछे से हमला किया, न जाने कैसे। आर्यमन को एहसास हो गया। वो एकदम से अपनी जगह से हटा पर फिर भी उसके हाथ पर चाकू लग चुका था। उसने देखा तो सामने कोई और था। ये वो इंसान नहीं था जो आर्यमन से बचकर भागा था, पर ये जो कोई भी था बस आर्यमन पर हमला किए जा रहा था और उसे मारने की कोशिश किए जा रहा था। आर्यमन उसके हर वार से बच रहा था और ऐसे ही दोनों के बीच मुठभेड़ में आर्यमन ने अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे काफी हद तक घायल कर दिया। आर्यमन ने देखा वो मरने की हालत में आ चुका था तो आर्यमन ने उसके जेब और सामना चेक किया। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक कार्ड था जिस पर अक्षत आनंद लिखा था। आर्यमन ने तुरंत नैन और अपने आदमियों को फोन करके वहां बुलाया। कुछ ही देर में नैन वहां पहुंच चुका था। आर्यमन वहीं बैठा रहा और नैन को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा, पर नैन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये शख्स कौन था, कहाँ से आया, नाम क्या था, कुछ भी नहीं। तब आर्यमन ने आइडिया लगाकर उस आदमी को अपनी कंपनी के बाहर छोड़ दिया। प्रेजेंट टाइम। आर्यमन उन्हें सब बताते हुए बोला, जब उस आदमी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मैंने उसे कंपनी के बाहर छोड़ दिया। सोचा था जो कोई भी होगा कंपनी को बदनाम करने की नीयत से सामने जरूर आएगा और ये कबूल करेगा कि उसका इंसान इस हालत में आज एम्पायर के बाहर मिला है, पर कोई तैयार ही नहीं हुआ। कोई भी बाहर नहीं आया। ना चाहते हुए भी जब वो आदमी मरा तब मैं खुद उसके मर्डर में इल्जाम में जेल गया ताकि मुझे सजा दिलाने के लिए वो इंसान सामने आएगा जिसने उसे भेजा था, पर पनाह की वजह से सब उल्टा हो गया। उसकी बात सुन पनाह ने उदास सा चेहरा बनाकर सिर नीचे झुका लिया तो आर्यमन आगे बोला, पर पुलिस को कैसे पता कि वो अक्षत आनंद था? कार्ड तो मैंने रख लिया था। और ये अक्षत आनंद है कौन? हमारी कंपनी में क्या कर रहा था? किससे मिलने वो वहां आया था? और अगर ये अक्षत आनंद है तो वो जो भागा वो कौन था? ये सब कुछ बस सवाल बनकर रह गए, पर इन सब के बीच सच है तो बस इतना कि कोई है जो हमें धोखा दे रहा है। हमारी कंपनी की पर्सनल बातें वो लीक कर रहा है। आर्यमन ने सिर उठाकर उन सबको देखते हुए बोला, अब तुम तीनों पर है कि तुम क्या करते हो। आर्यमन ने एक बार फिर अपने सीने के आगे हाथ बांध लिए और शांति से उन्हें देखने लगा। तीनों अब भी एक दूसरे को देख रहे थे और आखिरकार जोगी ने आर्यमन की तरफ आकर खड़े होते हुए कहा, मैं आपकी साइड हूँ। आर्यमन ने जोगी को एक नज़र देखा और फिर आदर की तरफ देखकर बोला, अपनी जॉब तुम्हें प्यारी है, ये जॉब नहीं भी करेगी तो इसका हस्बैंड करोड़पति है, तुम अपना सोच लो। आर्यमन ने तेजी नज़र से पनाह को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो आर्यमन की साइड आकर खड़े हुए बोली, मुझे अपनी जॉब प्यारी है, हस्बैंड करोड़पति है, मैं नहीं। उसने आर्यमन को घूरा और आदर की तरफ देखकर बोली, तुम भी खुद का करियर संभाल लो। पनाह की बात सुन आदर उसे घूरते हुए मन ही मन बोला, मेरा करियर तो खुद ही खत्म कर दिया किसी और से शादी करके और अब बोल रही है करियर संभाल लो। बेचारा आदर। उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। मेरी नज़र तुम्हारे हर मूव पर है। प्रीकैप, तुम शातिर हो तो मैं भी शकुनी हूँ। ऐसी चालें चलूंगा कि फंस भी जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कि जाल में हो। तुम्हें क्या लगा था तुम पनाह को सबसे पूछा कर रख लोगे? पर ऐसा करोगे तो मेरा काम कैसे होगा? दुनिया को पता कैसे चलेगा कि मेरी बेटी कैलाश खुराना की बेटी आज एम्पायर के वारिस की बीवी है? अब एक अधमरे इंसान से शादी कराने का कोई तो फायदा मिलना चाहिए ना मुझे। दिल्ली, आज एम्पायर। दोपहर का वक्त। आर्यमन अपने कैबिन में था और आदर, पनाह और जोगी भी उसके आसपास ही काम कर रहे थे। काफी देर तक वो शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार थक कर अंदर ने फाइल टेबल पर पछाड़ते हुए कहा, यार ऐसे कैसे पता चलेगा कौन है धोखेबाज? 4000 एम्प्लॉइज से साथ इतनी बड़ी कंपनी में हम कैसे ढूंढेंगे उसे? सालों बीत जाएंगे ऐसे तो। आदर फ्रस्ट्रेशन में बोला तो योगी और पनाह ने उसे देखा पर आर्यमन अब भी अपने काम में बिजी था। वो लैपटॉप में कुछ करते हुए ही बोला,
तो किसने कहा था सबसे पहले एम्प्लॉइज का बायोडेटा चेक करने को? उसकी बात सुन तीनों उसकी तरफ पलटे तो आर्यमन ने भी अपनी चेयर उनकी तरफ घुमाते हुए कहा, पता लगाओ उस रात देर तक कंपनी में कौन कौन था और जो लोग उस रात कंपनी में थे उन पर नजर रखो। जोगी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर थके लहजे में कहा, और इससे क्या होगा? इस बार तीनों ने एक साथ उसे घूरा तो जोगी से कपका गया और आर्यमन ने ही कहा, इससे तुम्हें उस धोखेबाज को 4000 नहीं बस 24 लोगों में ढूंढना पड़ेगा। अब जाओ और पता लगाओ, और जब तक कोई अच्छी खबर नहीं लाते, कोई सुराग पता नहीं लगाते, शक्ल मत दिखाना अपनी। तीनों ने उसे घूरा पर कर कुछ नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। और उनके जाने के बाद अरुणा कैबिन में आया। उसने तीनों को बाहर निकलते देखा था। वो अंदर आते हुए हंसकर बोला, कमाल है, हमारी कंपनी में भी 3 तीगाड़ा है। आर्यमन ने दरवाजे की तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। वो फिर से अपना काम करने लगा और अर्नब जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तो आर्यमन ने ही पूछ लिया, क्या है, काम के वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अर्नब ने अपना पेट पकड़ा और आर्यमन को दिखाते हुए बोला, ये जो मेरा पेट है ना, हाँ यही एकदम स्लिम सा, इसमें एक बात पच नहीं रही, सोचा आपसे पूछ लूं। उसकी नौटंकी देख आर्यमन ने आंखें चढ़ाकर उसे देखा तो अर्नब जल्दी से बोला, अरे रे शांत, मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि आपने भाभी को एम्प्लॉय से हटाकर इंटर्न कब बना दिया? आई मीन आप तो उन्हें फर्स्ट सैलरी भी दे चुके हैं राइट? फिर ये सब क्यों? अर्नब की बात सुन आर्यमन कुछ सोचने लगा और वैसे ही बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पनाह की कामयाबी के पीछे मेरा नाम लगे। हाँ, अर्नब ने सवालिया लहजे में कहा तो आर्यमन आगे बोला, उसे इसलिए पीए की जॉब दी थी ताकि उसे परेशान कर सकूं और तब किसी को पता भी नहीं था कि वो मेरी बीवी है, पर अब सबको पता है, इसलिए चाहता हूं कि कोई भी उसकी कामयाबी पर मिसेज आर्यमन जिंदल की मुहर न लगाकर पनाह खुराना की जीत ही समझे। अर्नब कुछ देर शांत रहा और फिर अपने होठों को गोल करते हुए बोला, ओ, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि किसी को भी ये लगे कि भाभी को उनकी जॉब इसलिए मिली है क्योंकि वो मिसेज आर्यमन जिंदल है, राइट? और अब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर ये जॉब हासिल करेगी, राइट? आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया तो अर्नब एकदम से मुस्कुरा दिया और खुश होते हुए बोला, वाह भाई, तुस्सी तो ग्रेट हो। आर्यमन भी मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल अपने चेहरे को सख्त करते हुए बोला, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो, बहुत काम है, फ्री नहीं हैं हम। अर्नब ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और आर्यमन को सैल्यूट करते हुए वहां से भाग गया। आर्यमन भी अपना काम करने में बिजी हो गया। यहाँ खुर्रानस करके एक छोटी सी इवेंट कंपनी थी जो खुद कैलाश जी चलाया करते थे। कंपनी घाटे में चल रही थी जिसकी जानकारी घर में किसी को नहीं थी, और यही अपने कैबिन में बैठे कैलाश जी वो वीडियो देख रहे थे जिसमें आर्यमन पनाह का हाथ पकड़े ये बात कबूल कर रहा था कि वो उसकी वाइफ है। कैलाश जी के चेहरे पर एक इविल स्माइल का गई उस वीडियो को देखकर, और वो वीडियो को पोज करके आर्यमन के चेहरे पर जूम करते हुए बोला, तुम शातिर हो तो मैं भी शकुनी हूँ। ऐसी चालें चलूंगा कि फंस भी जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कि जाल में हो। तुम्हें क्या लगा था तुम पनाह को सबसे पूछा कर रख लोगे? पर ऐसा करोगे तो मेरा काम कैसे होगा? दुनिया को पता कैसे चलेगा कि मेरी बेटी कैलाश खुराना की बेटी आज एम्पायर के वारिस की बीवी है? अब एक अधमरे इंसान से शादी कराने का कोई तो फायदा मिलना चाहिए ना मुझे। वो जैसे बोल रहे थे ऐसा लग रहा था मानो कई खतरे की घंटियां एक साथ बज रही हो। उनका बोलने का तरीका काफी खतरनाक था। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वो काफी देर तक बैठे ऐसे ही आर्यमन की फोटो को देखते रहे। यहाँ आज एम्पायर में दिन ऐसे ही खत्म हो गया था, पर पनाह, आदर और जोगी तीनों ही आर्यमन के पास वापस नहीं गए थे, और आर्यमन भी अब अपना काम खत्म कर चुका था। वो अपना लैपटॉप बैग में डालते हुए खुद में ही बड़बड़ा रहा था, बेवकूफ भरे पड़े हैं ऑफिस में, एक काम बोला था, पूरा दिन बीत गया पर ये पता नहीं चला कि वो कौन था ऑफिस में, स्टूपिड। वो ये बोलकर जैसे ही बैग लेकर पलटा कि सामने ही तीनों खड़े थे और तीनों के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ हाथ में लैपटॉप था। आर्यमन ने उन्हें ऐसे देखा तो पहले तो आंखों में सवाल थे, पर फिर उनके चेहरे की खुशी देखकर उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई, क्योंकि वो समझ गया कि उसके 3 बंदरों ने काम कर दिया है। तीनों अंदर आए और आदर ने लैपटॉप टेबल पर रखा और आर्यमन को दिखाते हुए बोला, सारे डिपार्टमेंट के एंट्री गेट की फुटेज चेक करने के बाद पता चला है कि उस रात कंपनी में 20 लोग थे। उन 20 लोगों के लिए जब बाकी की फुटेज ली और उनका काम चेक किया तब पता चला कि उन 20 में से 4 लोग झूठ बोल रहे हैं, और जब उन चारों लोगों की असली लोकेशन पता लगाई तो पता चला 2 लोगों का कंपनी में अफेयर चल रहा था, इसलिए साथ में थे ऑफिस के किसी रूम में। आदर ने जैसे ही ये बोला, आर्यमन को खांसी आने लगी। उसने तिरछी निगाहों से पनाह को देखा और पनाह भी यही कर रही थी। उन दोनों को ऐसे देख आदर ने ना में सिर हिलाया और आगे बोला, बचे सिर्फ 2 लोग जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि वो थे कहाँ और क्या कर रहे थे। पूरी रात वो ऑफिस में ही थे, सुबह भी नहीं निकले। अगले दिन शाम की फुटेज में उन्हें बाहर निकलते देखा है सर, पर दोनों ही घबराए हुए लग रहे थे और एक की शर्ट के कोने पर तो दाग भी देखा हमने।
आदर आर्यमन को फुटेज दिखाते हुए ये सब बोल रहा था और फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो दोनों ही घबराए हुए लग रहे थे। आर्यमन उन दोनों को काफी ध्यान से देख रहा था और बाकी सब उसे। और कुछ देर बाद आर्यमन एकदम से फुटेज को पोज करते हुए बोला, नजर रखो इन दोनों पर। ये दोनों वो नहीं है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, पर इन दोनों के ऊपर कोई है जो इनसे ये करवा रहा है। नजर रखे रहो, जल्दी ही सामने होगा वो इंसान। और ये सब बोलते हुए आर्यमन की नजरें बस लैपटॉप में ही थी। वो आदर के कंधे को थपथपाते हुए बोला, गुड जॉब, जितना सोचा था उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम। पॉइंट ऐसा पकड़ा जो सीधा हमें हमारे शिकार तक ले आया। और आर्यमन की बात सुन आज पहली बार आदर मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू सो मच सर, बट इस तारीफ की हकदार पनाह है। उसने ही आइडिया दिया था कि फुटेज में चेक करते हैं कौन था उस रात को यहाँ। आदर की बात सुन आर्यमन ने पनाह की तरफ देखा तो आदर आगे बोला, और उन 20 लोगों की लोकेशन, फुटेज और काम का पता लगाने का आइडिया जोगी का था। मैंने तो बस लैपटॉप पर काम किया है फुटेज और लोकेशन निकाल कर देने का। और आदर की बात सुन अब आर्यमन ने कहा, मुझे गर्व है तुम तीनों पर, अच्छा काम किया। आज के लिए बहुत है, घर जाओ और कल से इन 2 नए शिकार पर गिद्ध वाली नजर बना लेना। हम तीनों ने हाँ में सिर हिलाया और एक एक कर वहां से चले गए। पनाह लास्ट में गई और उसके पीछे पीछे ही आर्यमन निकल गया, क्योंकि दोनों को साथ जो जाना था। पर आज अर्वना को लेट हो गया था तो पनाह और आर्यमन को उसे छोड़कर ही जाना पड़ा। पनाह और आर्यमन गाड़ी में थे और आर्यमन अचानक मुस्कुराने लगा। उसने अपने होंठ पर अंगूठा फेरा जिसे पनाह ने भी देखा। वो अजीब ढंग से बोली, ये क्या है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आर्यमन ने उसकी तरफ चेहरा किया और वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, कुछ याद आ गया मुझे। पनाह आर्यमन को असमंजस में देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्यमन की इस मुस्कान में उसे खतरा झलक रहा था। वो अपनी एक आंख छोटी करके बोली, कुछ तो गड़बड़ है, पहले तो कभी ऐसे कुछ याद करके नहीं मुस्कुराए, फिर आज कैसे? उसे ऐसे देख आर्यमन उसके एकदम करीब होकर बोला, मैंने देखा था तुम्हें। बेचारी पनाह, उसने आर्यमन के सीने पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, तो पहली बार थोड़ी ना देखा था, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? पनाह चिढ़ रही थी और ये देखकर ही आर्यमन को मजा आ रहा था। वो पनाह को अपने और ज्यादा करीब करते हुए बोला, तुम जो बार बार अपनी लोअर बैक को सहला रही थी, मैंने देखा था। होठों को बड़बड़ाते हुए मुझे गालियां दे रही थी, ये भी देखा था। और दर्द से बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी, वो भी देखा था। आर्यमन के मुंह से ये सारी बातें सुन पनाह एकदम से सकपका गई। वो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला क्यों ऐसा कुछ करूंगी, मैं तो अपना काम कर रही थी। पर अचानक ही पनाह को कुछ रियलाइज हुआ। वो झट से वापस आर्यमन की तरफ पलटी और उसे घूरते हुए बोली, पर आप मुझे इतनी ध्यान से क्यों देख रहे थे कि मेरी होठों ही होठों की गालियां भी सुन ली और मेरी दर्द से बंद होती आंखें भी देख ली? और अब बारी आर्यमन की थी सकपकाने की, पर वो तो आर्यमन था, ऐसे कैसे पीछे पड़ता? वो 2 पल पनाह को बिना किसी भाव के देखता रहा और फिर नजरें अपने आप पनाह के होठों पर चली गई। पनाह भी उसके चेहरे को ही देख रही थी और आर्यमन की नजरें अपने होठों पर महसूस की उसने। आर्यमन ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसके गाल पर रखा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब करके उस पर झुकते हुए बोला, क्योंकि मेरी नज़र तुम्हारे रंग मूव पर है, सिर्फ हरकतों पर नहीं, सोच पर भी है और सोच से लेकर धड़कन पर भी है। आर्यमन की गर्म सांसें पनाह को अपने मुंह पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, पर आर्यमन ने उसे किस नहीं किया, वो बस उसके होठों को देखता रहा। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, हम घर पहुंचे गए। वो बेचारा जो इन दोनों की वजह से अनकंफर्टेबल हो गया था, तुरंत गाड़ी से बाहर आ गया और उसकी आवाज़ सुनते ही पनाह एकदम से होश में आई और आर्यमन को खुद से दूर धकेलकर गाड़ी से बाहर निकल गई। उसकी इस हरकत पर आर्यन भी मुस्कुरा गया। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और वो भी बाहर आ गया। यहाँ खुराना हाउस के बाहर अर्नव तो यहाँ सिद्धि को घर छोड़ने आया था। उसने सिद्धि को घर छोड़ा और खुद घर के लिए निकल गया, पर सिद्धि को अर्नव को गले लगाकर उसकी गाड़ी से बाहर निकलते कैलाश जी ने देखा था। वो दरवाजे पर ही खड़े थे और सिद्धि आई। उन्हें वहां देख वो असमंजस में बोली, डैड आप यहाँ? पर कैलाश जी ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, वो कौन था? आर्यमन के भाई जैसा लग रहा था, क्या नाम है उसका? वो सोचने लगे, पर उन्हें ऐसे देख सिद्धि के चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था। वो अपनी मुट्ठियां कसकर दांत भिंचे हुए बोली, अर्नव जिंदल। अर्नव जिंदल नाम है उसका, उसकी खुद की भी पहचान है, उसे उसके भाई का नाम लेकर बुलाने की जरूरत नहीं है डैड। वो गुस्से में वहां से चली गई। क्या करने वाले हैं कैलाश जी और इनकी चाल का कैसा असर होगा पनाह और आर्यमन की जिंदगी पर? छोटी सी जान प्रीकैप। आर्यमन जिसने पनाह को अपने आप को इग्नोर करते देखा था, वो खुद में ही बुदबुदाया, इसे याद भी है कि इसका कोई पति भी है। जा तो ऐसे रही है जैसे कभी वापस आएगी ही नहीं। आर्यमन का मुंह बन गया। दिल्ली जिंदल विला, रात का वक्त, सब घर आ चुके थे और एक साथ डिनर कर रहे थे। सब काफी खुश थे।
आर्यमन ने पनाह को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लिया था। वो वापस ऑफिस जाने लगा था और हालत में भी सुधार थी, तो सबको अच्छा लग रहा था। और इस बीच न जाने क्या, आदित्य और रीमा एक दूसरे को कब से इशारेबाजी कर रहे थे जो आर्यमन बहुत देर से नोटिस कर रहा था। और आखिरकार उसने चम्मच प्लेट में रखा और अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या चल रहा है कब से? आदित्य और रीमा दोनों सकपका गए तो आर्यमन ने कहा, ऐसे चौंकने की जरूरत नहीं है, कब से देख रहा हूं मैं, आप दोनों की इशारेबाजी चल रही है, अगर कोई बात है तो बोलिए ना। आर्यमन की बात सुन रीमा ने एक नज़र आदित्य को घूरा तो आदित्य ही बोले, बेटा वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी को इतना वक्त होने वाला है, पर तुम और पनाह अब तक घर में और काम में ही उलझे हुए हूं। तो वो बोलते बोलते रुके और रीमा की तरफ देखा तो रीम ही बोली, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना तुम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ, अब तो तुम्हारी तबीयत में भी सुधार है तो तुम ट्रेवल भी कर सकते हो ना। उन दोनों की बात सुन पनाह और आर्यमन ने एक दूसरे को देखा, पर पनाह क्या ही बोलती, वो चुपचाप खाती रही। पर इस सन्नाटे को तोड़ते हुए अर्नब बोला, ये तो मस्त आइडिया है, घूमने का घूमना हो जाएगा और हनीमून पर भी नहीं गए आप दोनों तो वो भी हो जाएगा। उसका ये बोलना हुआ और पनाह को खांसी आने लगी। आर्यमन ने पनाह की तरफ पानी बढ़ाया तो बेचारा अर्नब सबको देखते हुए बोला, कुछ गलत कहा क्या मैंने? कोई कुछ नहीं बोला और आर्यमन ने ही कहा, माँ अभी तो ऑफिस ज्वाइन किया है, बहुत काम है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते। और पनाह तो बिल्कुल नहीं, उसकी जॉब अभी के लिए कैंसिल हो गई है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। वो पनाह की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी कुछ बोलो। पनाह ने आर्यमन की तरफ देखा और फिर आदित्य और रीमा की तरफ देखते हुए बोली, जी माँ पापा वो काम भी है और तबीयत भी सही नहीं लग रही थोड़ी, तो अभी जाना नहीं हो पाएगा। रीमा और आदित्य का चेहरा उतर गया और उन दोनों को ऐसे देख पनाह को भी बुरा लगा तो वो तुरंत बोली, हम कुछ दिन बाद चले जाएंगे माँ, आप फिक्र मत कीजिए। ओके। रीमा उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और बस हाँ में सिर हिला दिया। यहाँ खुराना हाउस में यहाँ पर भी सब डिनर कर रहे थे, माहौल एकदम शांत था। सिद्धि अब भी गुस्से में ही लग रही थी और कैलाश जी कब से इस बात को नोटिस कर रहे थे। और आखिरकार उन्होंने अपना खाना छोड़ा और दोनों हाथ टेबल पर लाते हुए बोली, सिद्धि। सिद्धि ने उनकी तरफ देखा तो वो बड़े प्यार से बोले, इस साल तुम भी 26 की हो जाओगी बेटा, इंडिपेंडेंट हो, जवान हो और उम्र भी हो गई है, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? उनकी बात सुन रजनी को खांसी आने लगी, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धि ने कहा, पर डैड मैंने बोला तो था, मेरी लाइफ में कोई है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। कैलाश जी ने शांति से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हम और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी और से शादी करो, पर अब चाहता हूँ कि तुम हमें अपनी पसंद के बारे में बता दो ताकि हम भी बेफिक्र रहें, क्या पता उसके घर रिश्ता ले जाए, पर अब हमारा जानना जरूरी है कि तुम्हारी लाइफ में कौन है और कौन नहीं, राइट? सिद्धि उनकी बातें सुन 2 पल खामोश रही और फिर बोली, फाइन, बट आप उनके घर रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे, मैं उन्हें बोल दूंगी, वो खुद बात कर लेगा अपने मम्मी पापा से। कैलाश जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब तो बताओ कौन है वो? सिद्धि भी वैसे ही मुस्कुराई और बोली, आज एम्पायर के एमडी और जिंदल खानदान का दूसरा बेटा अर्नब जिंदल। सिद्धि ने अर्नब का नाम काफी खुश होकर लिया था, बट अर्नब का नाम सुनते ही न जाने क्यों कैलाश जी के चेहरे की हवाएं ही उड़ गई। पर सिद्धि इससे अनजान वैसे ही बोली, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं डैड, और पिछले 5 साल से हम साथ हैं। आई लव हिम डैड। सिद्धि बोले जा रही थी और कैलाश जी का चेहरा पल पल और गंभीर होता जा रहा था। वो एकदम से उठी और वहां से चले गए, पर उनका ऐसे अचानक चले जाना दोनों माँ बेटी की समझ में नहीं आया। सिद्धि असमंजस में बोली, डैड को क्या हो गया? पर उसका ध्यान हटाते हुए रजनी ने कहा, अरे छोड़ उन्हें, कुछ सोच रहे होंगे, मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि तू भी जिंदल खानदान की बहू बनेगी, पर क्या फायदा, बड़ा बेटा तो वो पनाह फंसा गई। दोनों बातें कर रही थी और यहाँ कमरे के अंदर खड़े कैलाश जी उनकी बातें सुन रहे थे। वो खुद में ही बुदबुदाए, अगर सिद्धि अर्नब से प्यार करती है तो पनाह का उस घर में रहना नामुमकिन है, उसे उस घर से निकलना होगा, वो उस घर में नहीं रह सकती। वो यही सब सोच रहे थे और न जाने उनको क्या सूझा। उन्होंने अपना फोन उठाया और एक मैसेज किसी को भेज दिया, पर चेहरे पर अब भी टेंशन थी। यहाँ जिंदल विला में पनाह और आर्यमन कमरे में आ चुके थे। आज पनाह का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था, बातों में भी और शरीर भी ढीला लग रहा था, और आर्यमन भी ये बात नोटिस कर चुका था। उसने देखा पनाह सीधा सोने जा रही है तो आकर एकदम से पनाह को अपनी तरफ खींचा। पनाह को एकदम से एक झटका महसूस हुआ, एक पल को तो वो डर ही गई। उसे ऐसे देख आर्यमन ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों गई? मैं ही हूँ। पनाह ने उगते हुए उसे देखा और बोली, ऐसे अचानक मूव करेंगे तो घबरा ही जाऊंगी ना, अब आपकी तरह मैं तो हर वक्त आपके मूव पर नजर नहीं रख सकती ना। उसकी बात सुन आर्यमन ने उसे घूरा, पर पनाह को कोई फर्क नहीं पता। वो उसे खुद से छुड़ाते हुए बोली, मुझे छोड़िए, नींद आ रही है, कल रात भी नींद नहीं आई।
सोने दीजिए मुझे। आर्यमन उसे वैसे ही पकड़े खड़ा रहा और पनाह उससे छुटने की कोशिश करती रही, पर आर्यमन ने नहीं छोड़ा। और काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार पनाह ने गहरी सांस छोड़ी और बिना आर्यमन की तरफ देखे अपने हाथ खड़े करते हुए बोली, ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया आप में मुझसे ज्यादा ताकत है, मान लिया आपके सामने तो मैं बस एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा हूँ, पर इस बिल्ली के बच्चे को अब सोना है ना। उसने बेचारा सा मुंह बनाकर सिर उठाया और आर्यमन के चेहरे को देखा जो प्यार से उसे ही देख रहा था, और पनाह बच्चों की तरह बोली, बिल्ली के बच्चे तो इंसानों से ज्यादा सोते हैं क्योंकि उन्हें नींद ज्यादा आती है और वो छोटे होते हैं। मैं भी छोटी हूँ, छोटा सा बिल्ली का बच्चा हूँ, नींद आ रही है, सोने दीजिए, वरना क्या पता आपको पंजा मार दूं। उसने जैसे ये कहा आर्यमन को हंसी आ गई। वो अपना सिर जरा टेढ़ा करके पनाह को देखते हुए बोला, तुम मारो ही मुझे, हिम्मत है तुम्हें। अभी आर्यमन ने ये बोला ही था कि पनाह ने एकदम से मुक्का उससे पेट में मारा, पर पेट में लगने से पहले ही आर्यमन पीछे सरक गया और पनाह की कलाई पकड़ते हुए हैरानी से बोला, देखो तो, इतनी सी तुम हो नहीं और मुक्का मारा रही हो। पनाह ने उसे आंखें चढ़ाकर देखा तो आर्यमन ने पनाह की कलाई को और कसके पकड़ लिया और उसकी कलाई का नाप लेते हुए और फिर उसे किसी कपड़े की तरह हिलाते हुए बोला, ये हाथ है, तुमसे बड़े तो आजकल बिल्ले ही हैं, छोटी सी जान हो और इतनी हिम्मत दिखा रही हो, मर जाओगी किसी दिन मेरे पैर में आकर। पनाह कुछ नहीं बोल रही थी, बस आर्यमन की बातें सुनते हुए उसे घूर रही थी। उसने आर्यमन के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और जाकर बेड पर लेटते हुए बोली, मौका आने पर बताऊंगी इस छोटी सी जान में कितनी हिम्मत है। हाँ, वो मुंह फेर कर सो गई और आर्यमन के चेहरे पर फिर से वही स्माइल आ गई। वो अपनी कमर पर हाथ रखे बस पनाह को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, क्यों ये आम सा रिश्ता खास हो रहा है, क्यों अब मेरी निगाहों में तेरा सपना सो रहा है, कैसी कसमकश में फंसे क्या है दिल, धड़क तो रहा है पर शोर कुछ और हो रहा है। आर्यमन ने एकदम से अपनी पलकें झपकाई और अपने आप को डांटते हुए बोला, आज तू कब से शायरी करने लगा। उसने अपने ही सिर पर चपेट लगाई और जाकर पनाह के पास ही लेट गया। पनाह का चेहरा दूसरी तरफ था तो आर्यमन ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह पनाह सो ही रही थी और न जाने उसे बड़ा अजीब सा फील होने लगा। वो उठी और एकदम से बाथरूम में भाग कर गई तो उसे उल्टी हो रही थी। पनाह ने अपना मुंह धोया और आईने में खुद को देखते हुए बोली, रात को खाना खाकर तुरंत सो गई थी, तब से ही ठीक नहीं लग रहा था, आखिरकार उल्टी हो ही गई। पनाह बाहर चली आई और आते ही नजर आर्यमन पर चली गई जो सो रहा था। पनाह उसे देख मुस्कुराई और ना में सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं क्या होगा इनका। वो हल्का सा हंस दी और फिर अपना फोन चेक करने लगी तो फोन में कैलाश जी का मैसेज था, कल घर आ जाना अगर अपनी माँ से मिलना है तो। पनाह ने देखा ये मैसेज कल रात का था और ये मैसेज देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो खुश भी थी और हैरान भी, और उस मैसेज को बार बार पढ़ते हुए वो खुद में ही बुदबुदाई, क्या क्या सच में पापा मुझे मेरी माँ से मिलवाने वाले हैं। और अच्छे लोग जो दिल के अच्छे होते हैं कहाँ किसी की चाल समझ पाते हैं। पनाह ने भी मान लिया कि कैलाश जी उसे उसकी माँ से मिलवाएंगे। वो खुशी खुशी तैयार हुई और बाहर चली आई। पनाह बाहर आई तब रीमा और आदित्य भी उठ चुके थे और अपने रूटीन के मुताबिक पनाह ने उन्हें चाय बना दी, फिर जूस लेकर आर्यमन के कमरे में आए। आर्यमन बाथरूम में था तो पनाह जूस रखकर ही बाहर चली गई और मेघा की हेल्प करने लगी। कुछ देर में सबके लिए खाना लगा दिया और तब तक आर्यमन भी आ गया। सब नाश्ता करने बैठे और सबके बीच में ही पनाह ने पूछा लिया, माँ क्या मैं आज घर जा सकती हूँ। जैसे ही सबने ये सुना एक साथ ही पनाह की तरफ देखा। सबको अपनी तरफ देख एक पल को तो पनाह घबरा ही गई और आर्यमन ने थोड़ा सख्ती से पूछा, क्यों, क्या काम है। पनाह ने वैसे ही कहा, वो मैंने सोचा मिल लेती उनसे, बस ऐसे ही बोला। पनाह ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा तो रीमा ने आर्यमन को ही डांट दिया, आर्या क्या मतलब हुआ, क्यों। उसका मन है अपने माँ पापा से मिलन का इसलिए, और क्यों। और फिर पनाह से बोली, बेटा तुम जाओ, जल्दी आ जाना और हमारी तरफ से भी हाल चाल लेना उनका, ओके। पनाह मुस्कुरा दी और जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, मैं रौनक भैया को लेकर चली जाऊंगी। रीमा ने भी बस हाँ में सिर हिला दिया, पर आर्यमन को न जाने क्यों कुछ खटक रहा था, जैसे पनाह की जाने की बात उसे अच्छी भी ना लगी हो, पर वो अपनी माँ के आगे क्या ही बोल सकता था, इसलिए चुप ही रहा। कुछ देर में सब नाश्ता करके उठे तो पनाह सबसे पहले ही घर से निकल गई। जल्दी आने का बोल। उसे अपनी माँ से मिलने की इतनी जल्दी थी कि आर्यमन पर ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ आर्यमन जिसने पनाह को अपने आप को इग्नोर करके जाते देखा था, वो खुद में ही बुदबुदाया, इसे याद भी है कि इसका कोई पति भी है, जा तो ऐसे रही है जैसे कभी वापस आएगी ही नहीं। आर्यमन का मुंह बन गया। तो क्या होने वाला है आगे, क्या करेंगे कैलाश जी, क्या है पनाह किसी खतरे में, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आर्यमन प्रीकैप। न जाने क्या हुआ होगा खुराना हाउस में जो उसने तुम्हें चोट तक पहुंचा दी, बट आई स्वेयर छोड़ूंगा नहीं मैं उसे हर उस चोट का हिसाब चुकाना होगा जो उसने तुम्हें दी है। बस एक बार वजह हाथ में आ जाए मेरे,
फिर कैलाश खुराना की गर्दन मेरे हाथ में होगी। दिल्ली, जिंदल विला, रात का वक्त। आर्यमन जब ऑफिस से घर आया काफी गुस्से में लग रहा था। वो अंदर आते ही जोर से पनाह का नाम चिल्लाने लगा। पनाह, पनाह कहाँ हो तुम? पनाह, उसकी आवाज में ही गुस्सा झलक रहा था। और उसकी आवाज सुन रीमा बाहर आते हुए बोली, आर्या, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? आर्यमन ने उनकी तरफ आते हुए भी वैसे ही कहा, माँ पनाह कहाँ है? घर आ गई वो? रीमा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शाम को ही आ गई थी, पर चोट लग गई है बेचारी को, इसलिए कमरे में आराम कर रही है। रीमा की बात सुनते ही आर्यमन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, चोट लग गई? कैसे? रीमा आर्यमन के पीछे पीछे चलते हुए ही बोली, थकान की वजह से चक्कर आ गई थी तो सिर में हल्की सी खरोंच आ गई है आर्या, ज्यादा नहीं लगी है, मैंने पट्टी कर दी है। पर आर्यमन का ध्यान कहाँ था उनकी बातों पर। वो कमरे में आते ही एक बार फिर से बोला, पनाह कहाँ हो तुम? और नजर सीधा बेड पर हेडरेस्ट से पीठ लगाकर बैठी पनाह पर चली गई। उसके सिर पर बैंडेज लगी हुई थी। आर्यमन एकदम से उसके पास आकर बैठते हुए बोला, क्या हो गया? चोट कैसे लगा ली? और फोन कहाँ है तुम्हारा? सुबह से कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, ना फोन उठा रही हूँ ना मैसेज का रिप्लाई, कहाँ थी तुम? आर्यमन आते ही एक सांस में इतना कुछ बोल गया था। बेचारी पनाह चुपचाप उसे देखने लगी और उसे कुछ ना बोलते देख आर्यमन और ज्यादा चिढ़ गया। वो झुंझलाहट में बोला, बोलो अब चुप क्यों हो? बोलो भी कुछ। एक दिन अकेला क्या छोड़ दिया? ये हाल बना लिया है तुमने अपना? छोटी बच्ची हो क्या? ख्याल नहीं रख सकती तुम अपना? आर्यमन बोले जा रहा था और पनाह को शायद अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यमन को जवाब क्या दे। उन दोनों को ऐसे देखकर रीमा ने ही आर्यमन को रोकते हुए कहा, आर्या चुप हो जाओ, हालत तो देखो उसकी, तुम्हारी डांट सुनने की हिम्मत नहीं है अभी उसमें, आराम करने दो उसे। आर्यमन ने अपनी माँ की तरफ एक नज़र देखा और फिर वापस पनाह की तरफ देखा। वो मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी तो आर्यमन आगे कुछ ना बोल पाया। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, फाइन, आप मेरा और पनाह का खाना भिजवा दीजिए प्लीज। रीमा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाते हुए बोली, मैं खाना भिजवाती हूँ, तुम डांटना मत उसे, सुना? रीमा वहां से चली गई और अब कमरे में बस आर्यमन और पनाह थे। आर्यमन पनाह के थोड़ा करीब आया और उसकी चोट से धीरे धीरे बैंडेज हटाते हुए बोला, दिखाओ कितनी लगी है? पनाह को हल्का हल्का दर्द हो रहा था इसलिए उसने अपनी आंखें कसके भींचते हुए आर्यमन का हाथ पकड़ लिया और आर्यमन ने जब बैंडेज हटाकर देखा चोट छोटी सी थी पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फिर बदल चुके थे। वो बैंडेज साइड में रखते हुए बोला, कैसे लगी ये चोट? पनाह ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, वो चक्कर आ गए थे तो टेबल से टकरा गई और चोट लग गई। आर्यमन ने पनाह को 2 पल वैसे ही देखा और फिर ड्रॉअर में से ट्यूब लेकर लगाते हुए बोला, झूठ बोल लेती हो अच्छी बात है, पर तुम्हारे हर झूठ को सच मानने वाला मैं बेवकूफ नहीं हूँ। पनाह ने जैसे ही ये सुना तुरंत आंखें खोलकर आर्यमन को देखा और आर्यमन बिना किसी भाव के बोला, ये घाव अनजाने में लगी चोट का नहीं है, किसी ने हिट किया है, कोई भारी चीज तुम्हारी तरफ फेंक कर मारी है, राइट? उसकी बात सुनकर तो पनाह एकदम सकपका गई। वो तुरंत ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं तो मुझे कौन मारेगा? ये तो लग गई है। वो बोल रही थी और आर्यमन शांति से उसे देख रहा था। वो फिर वैसे ही बोला, उस दिन जब मेरे हाथ पर चोट लगी थी तुमने देखते ही बता दिया था कि वो चाकू का घाव है और किसी ने अटैक किया है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी देखकर बता सकता हूँ कि कौन सा घाव किस चीज का है। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बताओ किसने मारा तुम्हें? मिस्टर खुराना ने? आर्यमन के मुंह से कैलाश जी का नाम सुनकर पनाह को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। वो इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं, वो क्यों मारेंगे मुझे आर्यमन, उन्होंने नहीं मारा है। आर्यमन पनाह के जवाब सुनकर इतना तो समझ ही गया था कि वो सच्चाई नहीं बताने वाली, इसलिए उसने ही खुद के सवाल रोकते हुए कहा, फाइन, फोन कहाँ है तुम्हारा? बोला था ना 2 रिंग में फोन उठा लेना, इतने कॉल और मैसेज किए, एक भी नहीं देखा तुमने? पनाह ने सिर उठाकर आर्यमन की तरफ देखा और बोली, फोन गाड़ी में रह गया था, इसलिए शायद। आर्यमन अब कुछ भी नहीं बोला और इतने में बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेघा खाना ले आई थी। आर्यमन ने उसे अंदर आकर रख जाने को कहा तो मेघा खाना रख कर चली गई। आर्यमन उसके जाते ही खाने की प्लेट बेड पर ही ले आया और अपने हाथ से ही पनाह के लिए निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या होगा तुम्हारा पनाह? एक दिन तुम्हें खुद से दूर भेजा था और ये हाल बना लिया है तुमने अपना अपना ख्याल नहीं रख सकती ना तुम? पनाह उसे चुपचाप देख रही थी। आज पनाह की आंखों में गहराई थी। जिस नज़र से वो आर्यमन को देख रही थी आज तक वो नज़र आर्यमन को नज़र नहीं आई थी, पर आर्यमन की इतनी फिक्र भी तो पनाह के सामने आज से पहले कभी नहीं आई थी। पनाह ने उसके हाथ से वो निवाला खा लिया और आर्यमन वैसे ही अपनी बातें बोलते बोलते उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वो दूसरा निवाला बनाते हुए बोला, पता है कितनी फिक्र हो रही थी मुझे? एक तो तुम्हारे बाप पर वैसे ही भरोसा नहीं है मुझे,
ऊपर से तुम उसके घर पर थी और फोन बंद, जानती हो कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। पनाह उसकी बातें सुनते हुए प्यार से उसे देखे जा रही थी और खाना खाए जा रही थी, और आर्यमन बस बोले जा रहा था। कुछ देर में उसने पनाह को खाना खिलाया और बोला, आराम करो मैं आता हूँ। वो उठकर जैसे ही जाने को पलटा कि पनाह बोली, सुनो। आर्यमन भी उसकी तरफ पलटते हुए बोला, सुनाओ। पनाह वैसे ही बोली, आज एक दिन आपके कॉल्स और मैसेज की रिप्लाई नहीं दिए, आपसे बात नहीं की तो आप इतने डर गए, अगर मैं आपको छोड़कर चली गई तो क्या करेंगे आप? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आर्यमन अनायास ही बोल गया और चेहरे पर जहां अभी सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे, अब गुस्से ने जगह बना ली थी। पनाह उसे असमंजस में देखने लगी और आर्यमन वहीं खड़ा वैसे ही अपने जबड़े कसते हुए बोला, हमारी शादी को सबके सामने एक्सेप्ट करने की वजह जानती हो ना, तो याद रहे ऐसा कुछ मत करना कि जिसका नतीजा तुम भुगत ना पाओ, जो हो वो ना तुम कंट्रोल कर पाओ ना मैं। पनाह उसे हैरानी से देखने लगी और आर्यमन बाथरूम में चला गया। वो अब भी हैरानी से उसी तरफ देख रही थी और आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। पनाह खुद में ही बुदबुदाई, ये क्या हो रहा है? जिससे शादी बस एक धोखा लग रही थी, उसी से दूर जाने में आज इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों हो रहा है ये सब? क्या है जो इतना दर्द दे रहा है? यहाँ दूसरी तरफ अर्नव और सिद्धि दोनों ऑफिस में थे। काम खत्म हो चुका था और दोनों घर के लिए ही निकल रहे थे और सिद्धि ने कहा, अर्नव। अर्नव ने कार ड्राइव करते हुए ही बस हम कहा तो सिद्धि बोली, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। अर्नव वैसे ही आराम से बोला, हाँ बोलो ना, तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? सिद्धि 2 पल रुकी और अर्नव को देखती रही और उसके बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए एक ही सांस में बोल गई, मैंने घर पर हम दोनों के बारे में बता दिया है और डैड हम दोनों की शादी कराना चाहते हैं, क्या तुम घर पर बात कर सकते हो? सिद्धि ने जैसे ही ये कहा, अर्नव ने एकदम से ब्रेक लगाया और हैरानी से उसे देखने लगा। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख सिद्धि बेचारगी से बोली, ऐसे मत देखो याद, 5 साल से तो छुपा रही थी ना, अब मैं अपने घर वालों से और नहीं छुपा सकती, वो शादी कराना चाहते हैं मेरी। अर्नव को 2 मिनट तो ये समझने में लग गए कि सिद्धि ने कहा क्या, और फिर वो खुद को शांत कराते हुए बोला, सिद्धि इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़े टाइम रुक जाते हैं ना, मैं बात करूंगा माँ पापा से, पर थोड़ा वक्त लगेगा ना। अर्नव की बात सुन सिद्धि उसे नाराजगी से देखते हुए बोली, अर्नव ये तो हर बार का है, कभी भाई ठीक नहीं है, कभी हालात ठीक नहीं है, कभी बात ठीक नहीं है, हमारी लाइफ में कहीं कुछ ठीक होता ही नहीं है ना। पर अब नहीं, अब या तो तुम अपने घर वालों से बात करोगे और मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे, या फिर मैं अपने डैड को शादी के लिए हाँ बोल दूंगी, फिर करते रहना आराम से बात। सिद्धि ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, वो नाराज हो गई थी और उसे ऐसे देख अर्नव 2 पल चुप रहा और फिर अपना हाथ उसके गाल पर रख उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, सिद्धि ऐसा नहीं है, मैं बात करूंगा माँ पापा से, पर तुम ही सोचो ना, अभी तो भाई ने ऑफिस ज्वाइन किया है और अभी ही ये शादी और ये सब। सिद्धि ने एकदम से उसे घूरा, वो कुछ बोलने को हुई कि अर्नव उसे रोकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं करता हूँ कुछ, भाई भाभी से बात करूंगा, वो जरूर मना लेंगे माँ पापा को, तुम फिक्र मत करो, बारात लेकर तो मैं ही आऊंगा तुम्हारे र। सिद्धि अब जाकर मुस्कुराई और एकदम से अर्नव को गले लगाते हुए बोली, आई लव यू अर्नव, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज जल्दी करो। अर्नव ने भी उसे कस के गले लगा लिया और वैसे ही बोला, मैं भी। मलकानी मैंशन, यश के सामने खड़ा वो आदमी फाइल पढ़ रहा था और यह शांति से सुन रहा था। पनाह नाम है उसका, कैलाश खुराना की दूसरी बेटी है। शादी काफी सिंपल तरीके से हुई थी, अभी ही कॉलेज खत्म किया और कॉलेज पूरे होते ही शादी करवा दी। काफी शांत मिजाज लड़की है। उसकी बात सुन यश खुद में ही बोला, कैलाश खुराना की बेटी? अगर ये कैलाश खुराना की बेटी है तो तुम कहाँ हो, मिल क्यों नहीं रही, कैसे ढूंढूं मैं अब तुम्हें? उसने सामने चल रही वीडियो में पनाह को देखा और वैसे ही बोला, जब तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हो, कौन हो तुम? अभी यश ये बोल ही रहा था कि उसे अचानक याद आया। वो एकदम से बोला, 1 मिनट, उस दिन जब खुराना हाउस में वो लड़की, कहीं ये वही तो नहीं? पर अगर ये वो है तो मिस्टर खुराना ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये सिद्धि की दोस्त हैं? अपनी बेटी भी तो बोल सकता था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि पनाह और जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ उसका कोई कनेक्शन है, जिसे मिस्टर खुराना जानबूझकर सामने नहीं आने देना चाहते? पर क्यों? यहाँ यश को एक और सवाल मिल गया था सुझाने के लिए। वही दूसरी तरफ जिंदल विला में आर्यमन जब वापस आया तो पनाह सो चुकी थी और उसे सोते देख आर्यमन उसके पास चला आया, उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और बस उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। वो एकटक पनाह को देखते हुए ही मन सोचने लगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चोट तुम्हें तुम्हारे बाप ने ही दी है। पर क्यों? हाँ माँ सौतेली है पर बाप तो वही है ना तुम्हारा। नाजायज हो पर बाप तो जायज ही है, खून का रिश्ता है तुम्हारा उससे। फिर क्यों वो तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले नहीं सोचता, मुझसे शादी कराने से पहले नहीं सोचता कि तुम विधवा हो सकती हो? क्यों उसे तुमसे ज्यादा अपनी बड़ी बेटी से लगाव है?
आखिर क्या मसला है तुम दोनों बाप बेटी का? कौन हो तुम पनाह? कैसे उलझ गई उस मतलबी इंसान के साथ? आर्यमन यही सब सोच रहा था और पनाह के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ देखी जा सकती थी। आर्यमन एक गहरी सांस भरते हुए बोला, न जाने क्या हुआ होगा खुराना हाउस में जो उसने तुम्हें चोट तक पहुंचा दी, बट आई स्वर छोड़ूंगा नहीं मैं उसे हर उस चोट का हिसाब चुकाना होगा जो उसने तुम्हें दी है। बस एक बार वजह हाथ में आ जाए मेरे, फिर कैलाश खुराना की गर्दन मेरे हाथ में होगी। वो आकर चुपचाप पनाह के पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। क्यों पनाह अलग होने की बातें सोच रही है? क्या किया है कैलाश जी ने उसके साथ? दुनिया का बेस्ट हस्बैंड प्रीकैप अर्नव ने इस बार जोर से ना में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं। पर उसी वक्त उसके साथ ही आर्यमन बोला, सिद्धि। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के माँ बाप उन दोनों को बारी बारी से देख रहे थे। दिल्ली जिंदल विला, सुबह का वक्त। आज फिर पनाह को उठते ही उल्टियां हो रही थी। वो सुबह से परेशान थी पर आर्यमन को उठाया ही नहीं। फिर जब खुद रेडी होकर बाहर आई तो देखा आर्यमन सो रहा था। पनाह ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और बाहर चलाई और अपने रूटीन के अकॉर्डिंग काम करने लगी। जब पनाह जूस लेकर वापस कमरे में आए तो देखा आर्यमन उठ चुका था, शायद बाथरूम में था। पनाह ने जूस साइड में रखा और सोफे पर ही बैठकर आर्यमन का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में आर्यमन भी नहाकर बाहर आ चुका था। उसने पनाह को कमरे में ही देखा तो बोला, तबीयत कैसी है अब? दर्द तो नहीं हो रहा? पनाह मुस्कुरा दी और ना में सिर हिलाकर उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए बोली, आप इतनी फिक्र करेंगे मेरी तो मैं तो हमेशा बीमार रहने को तैयार हूँ। बोलिए, करेंगे फिक्र? आर्यमन ने उसे आंखें छोटी करके देखा तो पनाह हंस दी। उसने आर्यमन को जूस का ग्लास थमाते हुए कहा, बस बस, बाद में आंखें छोटी करके देख लेना। अभी ये जूस पी लीजिए और बैठिए, मुझे बात करनी है आपसे जरूरी। उसने आर्यमन को पकड़कर जबरदस्ती सोफे पर अपने पास बैठा दिया। आर्यमन ने उसे एक आईब्रो उचका कर देखते हुए शक भरे लहजे में कहा, मुझे क्यों लग रहा है कोई खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में। और पनाह ने भी वैसे ही कहा, खिचड़ी नहीं पुलाव बन रहा है, आपको भी खिलाऊंगी, पहले ये जूस तो खत्म कीजिए। आर्यमन ने पनाह को उबते हुए देखा और चुपचाप जूस पीने लगा। उसने जूस खत्म करके ग्लास टेबल पर रखा और पनाह की तरफ वापस देखा तो वो बोली, मुझे बात करनी है आपसे। आर्यमन उसे देख सरकास्टिक वे में मुस्कुरा कर बोला, तो हम बात ही कर रहे हैं ना इतनी देर से? पनाह का मुंह बन गया। वो अपनी आंखें चढ़ाकर बोली, मुझे सिद्धि दी के बारे में बात करनी है। जैसे ही आर्यमन ने ये सुना, कुछ सोचते हुए बोला, हम सिद्धि खुराना वर्कोहॉलिक हैं, बोलो क्या बोलना है। पनाह 2 पल चुप रही और फिर बोली, उन्होंने आपसे शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, जानते हैं ना आप? आर्यमन ने टेबल से अपना लैपटॉप उठाया और उसे ऑन करते हुए बड़े आराम से बोला, ऑफ कोर्स, तभी तो तुमसे शादी हुई है मेरी, राइट? पनाह धीरे से बोली, हम। और फिर बोली, अगर वो हाँ बोल देती तो हमारी शादी कभी नहीं होती और आज शायद मेरी जगह वो यहाँ होती और कुछ नहीं होता। वो शादी के दूसरे ही दिन यहाँ से चली जाती बस। आर्यमन पनाह की बात पूरी होने से पहले ही बोल गया तो पनाह ने कहा, आपको कैसे पता? आप तो मुझे भी बोल रहे थे कि नहीं रहोगी, पछताओगी, पर रह रही हूं ना, क्या पता दी भी रह लेती। आर्यमन ने अब पनाह की तरफ देखा और अपने लैपटॉप को बंद करके एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मैं चेहरे देखकर नियत पढ़ लेता हूँ। तुम्हारी बहन वर्कोहॉलिक है पर इनोसेंट नहीं है, ना ही वो मेरे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करती जैसे तुम कर रही हो। पनाह आर्यमन की बात सुन खामोश ही हो गई। समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे और उसे ऐसे खामोश देख आर्यमन ने आगे कहा, और तुम्हारा चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये झूठी खुशी दिखा रही हो, दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और ला रही हो। पनाह की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस दी के बारे में बात करनी थी। वो और अर्नव भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। पनाह जल्दी जल्दी में बोल गई, पर जब एहसास हुआ, उसने डरकर सूखा घूंट भरते हुए आर्यमन को देखा और आर्यमन असमंजस में उसे देखते हुए बोला, अर्नव, अपना अर्नव। पनाह ने अब धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोली, हम पिछले 5 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। दी ने अर्नव भाई की वजह से ही आपसे शादी के लिए मना किया था, पर अब डर रही थी कि आपसे शादी के लिए मना किया था इसलिए कहीं अर्नव भाई से शादी करने में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। पनाह अपनी बात पूरी करके आर्यमन को देखने लगी और आर्यमन उसे खामोशी से सुन रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो तुम? पनाह ने वैसे ही कहा, अर्नव भाई से बात करके देखिए और फिर माँ पापा को मना लीजिए प्लीज। पनाह की बात सुन आर्यमन खड़े होते हुए बोला, तो तुम अपनी बड़ी बहन को अपनी देवरानी बनाना चाहती हो? ठीक है, मैं बात करता हूँ अर्नव से, अगर वो सिद्धि से प्यार करता है तो माँ पापा खुद ही मान जाएंगे। पनाह एकदम से खड़ी हो गई और खुश होते हुए आर्यमन को पीछे से ही जाकर गले लगाते हुए बोली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। पनाह के मुंह से अपने लिए हस्बैंड सुन आर्यमन एकदम से पलटा
पर तब तक शायद पनाह को भी एहसास हो चुका था कि वो क्या कर गई है। इससे पहले कि आर्यमन कुछ बोलता पनाह वहां से भाग गई और जाते जाते बोल गई, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप प्लीज अर्नव भाई से बात कर लीजिए। और वो चली गई। उसके जाते ही आर्यमन के चेहरे पर स्माइल आ गई और पनाह की नीदानी पर हंसी भी। वो भी वहां से सीधा अर्नव के कमरे की तरफ चल दिया। यहाँ अर्नव के कमरे में अर्नव ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और आईने के सामने खड़ा टाई बांधते हुए खुद में ही बड़बड़ा रहा था, बेटा अर्नव, बात तो करनी ही पड़ेगी वरना सिद्धि तुझे कच्चा चबा जाएगी। पर कैसे बात करूं समझ नहीं आ रहा। माँ को बोला तो फिर हंगामा हो जाएगा। भाई को बताओ कैसे, कि जिस लड़की ने उन्हें रिजेक्ट किया था मैं उसी से प्यार करता हूँ। समझ नहीं आ रहा यार, ये सिद्धि मरवा देगी मुझे। अर्नव अपने आप में ही ये सब बोले जा रहा था और दरवाजे पर खड़े आर्यमन ने ये सब सुन लिया। और अर्नव की बातें सुनने के बाद वो खुद से ही बोला, अब बात करने की क्या जरूरत है, सीधा रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा खुराना हाउस। आखिर मुझे भी तो पता चले सिद्धि का प्यार और उसके बाप का वार। आर्यमन ने जेब में हाथ डाल लिए और विसल बजाते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो चुके थे। पनाह सबको नाश्ता सर्व कर रही थी और फिर खुद भी बैठ गई। सब चुपचाप खाना खा रहे थे और उस खामोशी को चिरते हुए आर्यमन ने अपना गला खंगालते हुए कहा, डैड, मैं क्या सोच रहा था, अब सब ठीक हो गया है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना काम संभाल रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, इनफैक्ट घर में सब कुछ ठीक ही है। तो क्यों ना अब अर्नव की शादी के बारे में सोचा जाए। जैसे ही अर्नव ने ये सुना उसे खांसी आने लगी। उसने हैरानी से आर्यमन की तरफ देखा और आदित्य ने भी वैसे ही आर्यमन को देखते हुए कहा, वो तो ठीक है पर अर्नव शादी के लिए रेडी है क्या। अर्नव ने एकदम से ना में सिर हिलाया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही आर्यमन बोल गया, हाँ हाँ, लड़की भी देख रखी है इसने, तो बस डर रहा था कि हम मना ना कर दे। अब आदित्य और रीमा ने अर्नव को देखा और अर्नव ने बेचारगी से आर्यमन को। रीमा हैरानी से बोली, अर्नव, तुम्हारी लाइफ में कोई है, तुमने कभी बताया भी नहीं, कौन है वो। अर्नव ने इस बार जोर से ना में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं। पर उसी वक्त उसके साथ ही आर्यमन बोला, सिद्धि। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के माँ बाप उन दोनों को बारी बारी से देख रहे थे और पनाह उन चारों को ऐसे देख रही थी। उसे फिर से सिर भारी भारी लग रहा था। वो खुद में ही बुदबुदाई, रात को खाना खाते ही सो गई और सुबह उल्टियों से पेट खाली हो गया। चक्कर तो आने ही है। वो फटाफट नाश्ता करने लगी और यहाँ आदित्य और रीमा जो हैरान थे कुछ पल खामोश रहे और फिर एकदम से एक साथ बोले, वो तुम थे। बेचारा अर्नव, अब वो क्या ही बोलता। उसने सिर नीचे झुका लिया। तो अब जाकर आर्यमन ने सबको समझाते हुए शांति से कहा, माँ, अर्नव प्यार करता है सिद्धि से और वो भी करती है। दोनों एक साथ 5 साल से हैं। बट आपने मेरा रिश्ता वहां भेज दिया, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। बट अब दोनों शादी करना चाहते हैं तो हर्ज ही क्या है। जाते हैं ना कैलाश जी के घर रिश्ता लेकर। उसने कैलाश जी ऐसे कहा जैसे पनाह को सुना रहा हो और पनाह जो सब सुन रही थी पर ध्यान खाने में था। वो मन ही मन बोली, एक काम तो हो गया, अब बस जल्दी से दोनों का रिश्ता तय हो जाए। और यहाँ आदित्य ने कहा, अर्नव, क्या जो आर्यमन ने बोला वो सच है। अर्नव ने सिर झुका लिया और बस हाँ में सिर हिला दिया। तो आदित्य ने रीमा की तरफ देखा। रीमा 2 पल को खामोश रही और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, ठीक है, अगर अर्नव और सिद्धि एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जाते हैं रिश्ता लेकर। फिर उन्होंने पनाह की तरफ देखा और बोली, पनाह तुम अपने घर फोन करके बता देना, हम शाम को ही चलते हैं। पनाह ने हाँ में सिर हिला दिया, पर आर्यमन ने उसी वक्त कहा, नहीं, पनाह उन्हें कुछ नहीं बताएगी, हम सरप्राइज देंगे उन्हें, उनका रिएक्शन देखना मजेदार होगा। पनाह ने आर्यमन की तरफ देखा, जानती थी आर्यमन क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर वो कुछ नहीं बोली। यहाँ दूसरी तरफ खुराना हाउस में कैलाश जी बैठकर आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वो काफी खुश लग रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। और उन्हें ऐसे देख रजनी जो उनके पास ही बैठी थी वो बोली, आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है। कैलाश जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, बात खुशी की ही है, क्योंकि आज जो होगा वो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा। रजनी को कुछ समझ नहीं आया। वो असमंजस में बोली, क्या मतलब, ऐसा भी क्या होने वाला है। और कैलाश जी इविल स्माइल के साथ बोले, बस देखती जाओ क्या क्या होता है आज। कैलाश जी को ऐसी बातें करते देख और उनके ऐसे एक्सप्रेशन देख वो खुद में ही बुदबुदाई, इसका मतलब आज जरूर कोई सियाप होने वाला है। चलो, मुझे क्या है, मुझे तो बस मजे लेने हैं। और वो वापस अपने काम में लग गई। क्या होने वाला है आज, क्या करने वाली